Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Everyone, today we are going to start a very new chapter first sets, class 11th mathematics. देखते हैं बच्चे, बात करते हैं सेट्स की। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा सेट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट्स किसे कहते हैं, ना। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली सेट किसे कहते हैं? सेट कहते हैं किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, उसको हम सेट कहते हैं। देखेंगे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चे? सेट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो बच्चे वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कलेक्शन जिसका मेरे मायने में भी वही मतलब हो जो आपके मायने में है ना। जो आपके माइंड में उसका मतलब है वही मेरे माइंड में भी होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताइए सेट ऑफ इवन नंबर, यानी कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स बताइए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे? आप बोलेंगे कि सर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर होता है 2 4 6 8 डॉट एंड सो ऑन, है ना। और मैं भी यही बोलूंगा, इवन नंबर का सेट क्या होता है बच्चे? 2 4 6 8 डॉट एंड सो ऑन, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को नेचुरल नंबर बताइए बिलो 10, है ना। आप मेरे को नेचुरल नंबर बताइए बिलो 10, तो आप क्या बताएंगे बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो बिलो 10 नेचुरल नंबर कौन से होंगे बेटा? 1 to 9, है ना, यही होंगे। तो आप भी यही बोलेंगे और मैं भी यही बोलूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकती है। लेकिन अब कौन सी ऐसी कलेक्शन होती है जो वेल डिफाइंड नहीं होती, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताइए कि बॉलीवुड में जो टॉप 10 एक्टर्स हैं वो कौन से हैं। तो हो सकता है कि कोई बच्चा लाइक मान लो कि नीमा, है ना, नीमा कहती है सर सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं अपने उसमें पूछूं तो मेरे लिए कोई और हो सकते हैं वो 10, है ना, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं 10। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि और भी कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मैथमेटिक्स की कोई बेस्ट बुक, तो हो सकता है कि मेरे लिए बेस्ट बुक NCERT हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट बुक हो सकता है कि RD शर्मा हो, किसी और के लिए RS अग्रवाल हो एंड सो ऑन, है ना। तो बच्चे इस टाइप की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सी होती है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हम उस कलेक्शन को कहते हैं जो आपके माइंड में भी वही हो जिसका आंसर, और वो मेरे माइंड में भी उसका आंसर सेम वही हो। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, है ना। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है कि सेट किसे कहते हैं सबसे पहले ना। तो सेट एक ऐसी कलेक्शन को कहते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, यानी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई अब सेट तो पता चल गया कि आपको सेट क्या होता है, लेकिन सेट को रिप्रेजेंट भी तो करना है ना भाई। अब दुनिया के सामने उसको लाना भी तो है ना। तो कैसे दिखाओगे आप, कैसे शो करोगे? तो इसको शो करने के 2 तरीके होते हैं बच्चे। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। देखिए समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये है कि एक ऐसी फॉर्म जिससे एक सेट डिफाइंड होता है, जिससे एक सेट फॉर्म होता है ना। यानी कि कोई भी ऐसी फॉर्म जिससे एक सेट बनता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब सेट अगर बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म से भी मतलब यही है कि जो एक सेट बन जाता है उसको हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाती है। ठीक है ना। अब एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा आपको इसको, एक बार देखना जरा ध्यान से। मैं इसको रफ कर देता हूं पहले।
देखिए, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. फॉर एग्जांपल, ऑड नेचुरल नंबर बिलो, ठीक है, कौन सा ले, बिलो 5 ले लें या लेस देन 5, या फिर हाँ बिलो 5 या लेस देन 5 कर लेते हैं, बात एक ही है. ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी कि नेचुरल नंबर बताने हैं हमने जो लेस देन 5 हो. जैसे कि कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है. सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि उसको डिनोट करते हैं ABCD कैपिटल लेटर में एटसेट्रा, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है दो फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है. तो हम दोनों को समझेंगे अच्छे से. अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं, तो वैसे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है ना, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं, कोई वो नहीं है. बट इसको जब हम लिखते हैं ना बेटा, प्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वे में, तो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे हम एक्चुअल में, है ना. तो देखिए, मैंने सबसे पहले तो लेट कर लिया इसको, लेट से ए बी द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5, है ना, ए से. अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 5. ठीक है, इस तरीके से. इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, तो सेट भी आपको इसी ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना. ओके, अब देखते हैं आगे के सर इसको और भी किसी वे में लिख सकते हैं. तो देखो, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. ये तो एक इंग्लिश में लिखवा दिया है, लेकिन इसको कोई बच्चा अपने अपने तरीके से लिख सकता है. जैसे कि इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं कि x कॉलन x बिलोंग्स टू n, यानी कि बिलोंग कर रहा है n को. n मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर, अभी ये भी बताऊंगा मैं, है ना. n मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आप इतना समझो कि जो x है वो नेचुरल नंबर है. ठीक है, कॉमा वेयर जो आपका x है, वो क्या है, बिलो 5 था ना. तो बिलो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, लेस देन 5, इस तरीके से लिख सकते हैं. या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 4, भाई 4 और 4 से छोटा, है ना. तो काफी सारे तरीके हैं. मैं फिलहाल इसको लेस देन 5 लिख देता हूं. तो बच्चे, ये जो दोनों मैंने आपको लिखवाया है ना, इन्हीं को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, इनको सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, इसको ही कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, अब सेट बिल्डर फॉर्म तो समझ में आ गया, तो रोस्टर फॉर्म भी एक बार देखते हैं. अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते हैं, है ना. तो देखिए, ए इज इक्वल टू, ये जो सेट है, मैंने बताया ना कि बेटे ये जो है इसी से रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बनती है ना. मैंने बताया ना आपको कि ये एक ऐसी फॉर्म है जो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी की डेफिनेशन से हम कोई भी सेट बनाते हैं टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में. तो देखो, इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है. कहता है कि एक्स के बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है कि कहता है कि एक्स जो है वो नेचुरल है, पहली बात, और कहता है कि 5 से छोटा है, दूसरी बात. तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल कौन से होते हैं 5 से छोटे, 1 2 3 और 4, इसके अलावा कुछ होते ही नहीं. और बेटा इसको हमने कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट कर दिया. तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म. ठीक है, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा. बट अभी इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और अच्छे समझेंगे इसको. आप फिलहाल इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं. एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चे. कहते हैं कि अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, है ना. तो देखो, कलेक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया. ऐसा नहीं है कि नंबर्स की ही कलेक्शन हो सकती है, ठीक है, लेटर्स की भी कलेक्शन हो सकती है. ऑब्जेक्ट में आप ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कलेक्शन में ना. बट वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बात सिर्फ ये है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट है. अब इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए, इसको मेरे को दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है ना, सबसे पहले कि इसको हमने दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो लेट्स से कि मैं इसको ए मान लू, से ए बी द सेट ऑफ दिस, है ना. तो ए से मैंने डिनोट कर दिया इसको. तो कैसे लिखेंगे, एक्स कॉलन एक्स इज
द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप एक बात याद रखना, जब भी आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो करली ब्रेसेस के अंदर आपने जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अच्छा एक ऑब्जेक्ट से याद आया कि ऑब्जेक्ट को एक नाम और दिया गया है, वो है एलिमेंट। एलिमेंट भी कहते हैं इसको, है ना। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था ना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या कहलाएंगे बच्चे? एलिमेंट्स भी कहलाएंगे। ऑब्जेक्ट तो है ही है वो, बट उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो अब ये है, मैंने आपको ये बताया कि जो हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, आप ध्यान रखना उसको हम बेसिकली स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, मतलब जनरली स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करती है कुछ चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कैप्स में दे रखा है ना, सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल में APPLE है ना। तो इस क्वेश्चन में मैं कैप्स में लिख सकता हूं, लेकिन जनरली उसको स्मॉल में लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो थी बेटा, क्या थी ये? थी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में अभी बताता हूं मैं आपको। मैंने इसको लिखा, तो देखो मैंने बताया ना कि इसमें कैप्स में लिखा है, तो हम यहाँ पे कैप्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली स्मॉल में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अगर स्मॉल में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैप्स में लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, है। तो देखिए APPLE। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे P 2 टाइम्स था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टाइम से लिखा है ना। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है कभी भी सेट में। कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है कि अगर यहाँ पे 2 टाइम्स था तो हम एक ही बार लिखेंगे, है ना। हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो बच्चे इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया ना रिपीट नहीं होता, चलो मैं एक वर्ड और ले लेता हूं। ठीक है, मैथमेटिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे भी M 1 बार 2 बार, M 2 बार रिपीट हुआ है, T भी रिपीट हुआ है ना, एंड सो ऑन। तो इसको अगर मेरे को लिखना होता रोस्टर फॉर्म में तो मैं कैसे लिखता? ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे। चलो इसको भी मैं A सेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब देखो सबसे पहले M आ गया, है ना। स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, वो तो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जनरली आप स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कैप्स में लिख देता हूँ। M आ गया है, A आ गया है, ठीक है। बीच में हाँ कॉमा आता है, ध्यान रखना बच्चे, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा आता है। फिर T आ गया है, ठीक है। फिर H आ गया है, ठीक है। फिर H के बाद E, ओके। फिर M तो हो चुका ऑलरेडी, है ना, हो चुका। फिर A भी हो चुका ऑलरेडी। फिर T भी हो चुका ऑलरेडी, I। फिर C और फिर S। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें बच्चे? रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी मैं एक बार आपको और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, अब ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ABC एटसेट्रा। ठीक है, तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को कहते हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन भी मैंने आपको समझा दिया। वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ऐसी कलेक्शन जो आप उसको कलेक्ट करो या मैं उसको कलेक्ट करूं, रिजल्ट एक ही मिलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आपके स्कूल के अंदर जो आपकी क्लास है, उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज देखिए, तो आप देखेंगे कि बच्चे 5 है तो 5 बोलोगे, 7 है तो 7 बोलोगे, ठीक है। 20 है तो 20 बोलोगे, और मैं भी वही बोलूंगा, है ना। तो आपके मायने में और मेरे मायने में कोई चेंज नहीं है ना इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कोई और कलेक्शन की बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर आप क्या बोलेंगे बच्चे? 1 3 5 7
एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन, मैं भी वही बोलूंगा। तो इस टाइप की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये थी। अब सेकंड कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देयर इज अ टू वे। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 2 रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म देखो नाम से ही पता चलता है, सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे कि मतलब एक सेट को जो बिल्ड करने में हेल्प करती है उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इस सेट बिल्डर फॉर्म से ही टेबुलर फॉर्म बनते हैं। टेबुलर फॉर्म मतलब इस सेट को, जो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है, उसी को हम एक टेबल में लिख देते हैं, एक टेबल में लिख देते हैं, देखो ना इस तरीके से। तो ये कहलाते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और कुछ चीजें भी सीखी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि इनको क्या कहते हैं बच्चे, एलिमेंट्स कहते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, है ना। एक चीज और सीखी हमने, क्या सीखा कि बेटा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। दूसरी चीज और बता दो, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल लिया था एप्पल वाला, है ना, एप्पल वाला। तो इसको देखना जरा, यहाँ पे मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, इसको सेकंड वे में। तो ए को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो मैंने पहले पी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर एल लिख दिया। तो बच्चे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बता दूं मैं आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आप इसको ऐसे करके लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इतना ही बताया था अभी मैंने फिलहाल, तो आप यहां तक इसको नोट कीजिए। तो बच्चे देखते हैं एक बार ना, तो सबसे इसके बाद आता है अगला टॉपिक, सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, है ना। तो सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू देखते हैं क्या होता है। तो देखो सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू को हम कहते हैं, ये आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, इसको कहते हैं सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, है ना। इसके बाद होता है एक नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ ऐसे करके काट दिया जाता है, यानी कि बिलोंग्स टू के सिंबल को काट दिया जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू होता क्या है। तो बच्चे बेसिकली सभी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, बट फिर भी जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता दूं कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जैसे कि लेट्स सपोज कि कोई फिल्म इंडस्ट्री से है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चे कि ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। जैसे कोई रिच फैमिली से है तो हम क्या कहते हैं कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि कहने का मतलब एक संबंध, एक रिलेशन क्रिएट करना ना। अगर उसका रिलेशन उससे है तो इसका मतलब बिलोंग्स टू, अगर उसका रिलेशन उससे नहीं है तो मीन्स नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, ध्यान से देखना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मैंने एक सेट ले लिया, लेट्स से ए एक सेट है, ए विद द सेट, है ना, ए विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलो 10, चलो बिलो 10, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई चेक कर लो, यही तो होगा। और करली ब्रैकेट बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, है ना, करली ब्रेसेस बनते ही नहीं है जल्दी, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब जैसे कि मैं बात करूं, कोई सा भी यहां से एलिमेंट उठाते हैं, लेट्स से 3, तो 3 के लिए बच्चे मैं क्या कहूंगा, 3 के लिए मैं कहूंगा कि ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, है भाई, 3 का रिलेशन सेट ए के साथ है ना। लेट्स से 7 ले लेता हूं, चलो, तो 7 के लिए भी सेम चीज, 7 बिलोंग्स टू ए, है ना। अब मैंने एक और एलिमेंट ले लिया लाइक 11, तो 11 क्या बिलोंग कर रहा है इसे, भैया 11 नहीं है, चेक कर लो, 11 नहीं है, 11 बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा तो हटाओ ना, इसको काट दो फटाफट से, ठीक है। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, बात समझ में आ रही है। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 17 ले लेते हैं। भाई 17 कौन सा ये सेट के अंदर है, नहीं है ना, तो 17 का भी कोई रिश्ता नहीं है ये सेट से, तो 17 डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं एक बार, है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, इसके बाद ये तो अच्छे समझ में आ गया। तो सम नोटेशंस ऑफ पर्टिकुलर सेट्स, यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे देखो होता क्या है जनरली, अगर कोई चीजें, कोई थिंग्स हमारे सामने यूजुअली घूमती रहती हैं, आगे पीछे दिखाई देती रहती हैं, तो जनरली हम उसको क्या कहते हैं बेटा, एक नाम दे देते हैं कि भाई जिससे कि उसकी एक पहचान बन सके, है ना। तो अगर आप अपने मैथमेटिक्स में देखें तो आप क्या इर्द गिर्द क्या घूमते हैं बच्चे, नंबर्स घूमते रहते हैं, है ना। नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स, लाइक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर,
एंड सो ऑन, है ना। तो काफी टाइप्स के आपके इर्द गिर्द नंबर घूमते रहते हैं और जनरली उनका क्या होता है बेटा, एक इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं सेट्स की, तो इस चैप्टर में बहुत अच्छा यूज होता है नंबर्स का, क्योंकि बेसिकली हम कहीं ना कहीं कलेक्शन नंबर्स की ही ज्यादातर कर रहे होते हैं ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपने थोड़ा नंबर्स के बारे में विस्तार से जानना है ना, थोड़ा डीपली अगर पढ़ना है नंबर्स के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जो कि क्लास 9th चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन में है। तो वहां पे मैंने नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप एक बार उस लिंक को खोल के उस वीडियो को देख लेना, तो आपको नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार ना। तो बच्चे मैंने क्या किया कि कुछ नंबर्स को है ना एक नाम दे दिया, है ना, क्योंकि वो इर्द गिर्द बार बार आमने सामने आए जा रहे थे, अब उसको कुछ तो नाम देना था ना। इतने सारे सेट है भाई, तो सेट तो बहुत सारे हैं, तो किसी को चलो मैं मान लेता हूँ कि ए है, किसी को मैंने मान लिया बी है, किसी को सी है, डी है, लेकिन यार वो तो चलो ऐसे सेटों को मैंने माना जो मेरे को जनरली दिखाई नहीं देते हैं, जो मेरे इर्द गिर्द बहुत कम आते हैं ना। लेकिन ये एक ऐसे सेट है जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, ये बेटा हमेशा आसपास ही नजर आ रहे होते हैं, तो इनको मेरे को नाम देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इनको पर्टिकुलर नाम दे दिया है ना। देखते हैं वन बाय वन देखेंगे बेटा। तो सम पर्टिकुलर नोटेशन, सम नोटेशंस ऑफ पर्टिकुलर सेट्स। तो सबसे पहले है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था ना कि वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल में ऐसा कुछ बताया था, n बिलोंग्स टू n। मैंने इसके बारे में आपसे बोला था कि मैं बताऊंगा, तो वही चीज बता रहा हूँ। देखो बिलोंग्स टू यहाँ पे मैंने समझाया, और ये जो कैपिटल n है ना, अब बता रहा हूँ। इस नेचुरल नंबर के सेट को ही तो कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो ये कि इसको कैपिटल n से डिनोट किया जाता है। किसको आई रिपीट, नेचुरल नंबर के सेट को। किसको? नेचुरल नंबर के सेट को। नेचुरल नंबर का सेट कुछ ऐसा होता है 1 2 3 4। अब कहां तक भैया, कहां तक पता नहीं कहां तक, क्योंकि एंडलेस बोला है ना, अभी तो कुछ बताया नहीं है कि लिमिट कहां पे है कहां पे नहीं है ना। तो इसीलिए अच्छा, कहां तक का मतलब ये नहीं है कि बेटा आप डॉट 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 लगाते जाओगे। 3 डॉट काफी है, ठीक है, 3 डॉट लगाओ बस, इतना काफी है। तो बेसिकली इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। और आपने इसका यूज भी देखा था उस एग्जांपल में, जब मैं आपको इसके बारे में बताता, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताता है। ओके, तो ठीक है। अब बात आती है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स बेसिकली z से डिनोट किया जाता है। और बच्चे इंटीजर्स के सेट में आपको पता ही है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, है ना। तो चलो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बेटा इस तरफ भी नेगेटिव में भी चल रहे हैं और इधर भी आगे पॉजिटिव में भी आगे चल ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए तो बच्चे इसको किससे डिनोट करते हैं, बेसिकली हमने ये सीखना है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है। तो z से डिनोट करते हैं इसको, है ना। ओके, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। भैया अब बात आ गई पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर तो 0 के राइट साइड में होता है, हमने यही पढ़ा है ना। चलो लिख लेते हैं। तो भैया इसको देखो ना, हम कैसे डिनोट करते हैं, z और ऊपर छोटा सा पावर समझ लो, पावर में प्लस लिख के, है ना, z प्लस। तो इसको इस चीज से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से। और अगर आप इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, तो बेटा ये नेचुरल नंबर ही तो है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में n भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर को हम n भी कह सकते हैं, ठीक है। बात को समझो। ओके, अब बात करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर के बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, बच्चे रैशनल नंबर बेसिकली उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, लाइक p/q, और q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, है ना, और कुछ भी हो सकती है, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा। ओके, तो अब रैशनल नंबर बेटे अनगिनत हैं और बहुत सारे बीच बीच में, तो मैं इसको है ना इस तरीके से सेट में तो नहीं लिख सकता। आप समझदार हैं, 1/2 1/3 1/4 2/3 2/4 2/5 एंड सो ऑन। भैया कितने लिखूंगा मैं नहीं लिख सकता, उसको डिफाइन नहीं कर सकता, कहने का मतलब है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका एग्जाम्पल नहीं दिया, बट उसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, क्यू से करते हैं। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, क्यू से करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब सेट ऑफ
पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब भाई पॉजिटिव रैशनल नंबर भी तो हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू प्लस, वही सिमिलर है ना। इसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझते हैं ना, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं जनरली, पता है ना इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? लाइक √2, √3, √5 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं ना बेसिकली। तो इसको हम डिनोट करते हैं बच्चे टी से। तो इसके भी एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे, कोई पैटर्न नहीं है, मतलब जनरली ना इन दोनों का पैटर्न नहीं होता है। अगर जैसे यहाँ पे पैटर्न मिला था ना 1 2 3 4, यहाँ पे भी पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे पैटर्न नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने इसके एग्जाम्पल आपको दिए नहीं है। ठीक है, बात को समझो। अच्छा, इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर तो नाम से पता चलता है, रियल जो असलियत में हो यार, जो नंबर असलियत में हो। तो मैं तो आपको एक ही डेफिनेशन दूंगा कि भैया सारे नंबर, एवरी नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, सिवाय आप 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है आपका 5वां, बहुत अच्छा चैप्टर है। वहां पे आप कुछ नंबर ऐसे पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर भी होते हैं ना। तो बेसिकली आपने यहाँ पे जितने भी नंबर देख रहे हैं ना, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो सारे के सारे तो रियल ही हैं। तो कुल मिला के अभी जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं वो सारे ही रियल हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपकी भाषा में कि एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर आर से। अच्छा, कैपिटल लेटर इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना सेट को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आर से। अब सेट पॉजिटिव रियल नंबर भी तो हो सकता है, तो बस वही सेम आर प्लस हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फिर इसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। तो बच्चे होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर मेरे को नहीं लगता कि आपको नहीं पता, और इसको डिनोट तो डब्ल्यू से करते हैं। और होल नंबर 0 1 2 3 4 ... ये होल नंबर होते हैं। आपको पता भी होगा बच्चे, आपने पढ़ रखे हैं यार। देखो ना, 0 को अगर मैं नेचुरल नंबर में इंक्लूड करा देता हूँ तो होल नंबर बन जाते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। और दूसरी बात ये, मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बताना भूल गया कि बच्चे ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ऑफ इसका यूज आगे सेकंड चैप्टर में होगा। फिर सेकंड चैप्टर कहीं ना कहीं थर्ड चैप्टर से कनेक्टेड है, और ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से भी कनेक्टेड है। और फिर दूसरी बात, 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें, इसको समझें, और बेसिकली खास करके इंट्रोडक्शन पे तो ज़्यादा ध्यान दें। तो आज जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि बोरिंग हो सकता है क्योंकि थ्योरी ज़्यादा होती है इस चैप्टर में ना, तो बोरिंग हो सकता है, बट आपने अच्छे से करना है उसके बावजूद भी। ठीक है, तो आप बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर। तो बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स ना, इसको समझने के लिए तो और अच्छे समझ में आएंगी चीजें ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है, देखते हैं। कहता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज x² + x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म आपसे बोला गया कि आप राइट यानी कि लिखिए सॉल्यूशन सेट को किस में, रोस्टर फॉर्म में। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में। अब सबसे पहले बात ये आती है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है बेटा। तो देखो ना भैया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 10th क्लास में हमने सीखा था ना, इसके फैक्टर करके हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 1 2 से 2 1 आना है प्लस का, चेक करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो माइनस का 2 को कैसे ब्रेक करें भाई, 2 और 1 में ब्रेक कर देते हैं, ये +2 ले लेते हैं या -1 ले लेते हैं। तो 2 में से एक भी आ गया प्लस का, दोनों को इंटू करें -2 भी आ गया। तो ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x + 2 और x - 1, है ना बच्चे, इसके यही फैक्टर बनेंगे। अब एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कराएंगे, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -2, और या फिर यहां से x की वैल्यू +1। ठीक है, तो बच्चे सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, तो सॉल्यूशन सेट आपका आ गया। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बच्चे रोस्टर फॉर्म की तरह ही लिखेंगे ना, तो -2, 1 ये आ गया बच्चे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, कोई डाउट है या नहीं है। और हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखा ही था,
तभी तो रोस्टर में निकाला आपने, क्योंकि रोस्टर में निकालने के लिए आपका सेट बिल्डर तो होना कंपलसरी हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि राइट द सेट, एक सेट लिखना है आपने, और उस सेट की आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है कुछ इस तरीके से, x कॉलन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने बेटा शॉर्ट में लिख दिया, ये है पॉजिटिव इंटीजर, एंड x स्क्वायर लेस देन 40, और कहता है कि इन दी रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चे ना। किस में लिखना है बेटा? रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, है। तो ध्यान से देखेंगे, देखो आप मतलब समझो, कहता है कि x के बारे में हम बात करें तो इसीलिए यहाँ पे x लिखा है। अब x के बारे में क्या बात हो रही है वो देखो, कहता है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। x एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपने x ही लिखना है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 40 से कम आना चाहिए। तो चलो पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं जरा, यही है भाई, देखो ना, चेक कर लो, ये तो रे है ना, यही तो है पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने ध्यान से लिया भाई, मैंने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, यहीं पे ले लिया तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 लिया 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 लिया 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। बट यहाँ पे गड़बड़ हो गई बेटा, देखो 40 क्रॉस कर गया। इसने बोला था कि इसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आना चाहिए। तो बच्चे हम यही तो ले सकते हैं ना सारे के सारे। तो आपका आंसर क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? आपका रोस्टर फॉर्म आ गया बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है ना कि सर ये वाले नंबर नहीं लेने थे? अरे भाई ये नंबर नहीं लेने थे, हमने x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो 1 2 3 4 है ना, वो तो x स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, ठीक है, बात को समझो, ये वैल्यू तो x स्क्वायर की है, हमने तो x लिखना है ना, x नंबर है ना हमारा। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। मैं इसको रफ करके फिर तीसरा और चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ तो बच्चे तीसरा एग्जाम्पल में लिखा है कि राइट द सेट ए, इस बार a से डिनोट ऑलरेडी कर रखा है, तो राइट द सेट ए, a इज इक्वल टू 149 16 25 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 डॉट काफी है। ओके, कहता है इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से देखो बेटा, देखो आप धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेंगी हैं, बट अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीजें ना। तो आप इसको फील करने की कोशिश करो कि क्या चीज लिखी है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, बेटा देखो ना, ध्यान से देखो कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ना, 1 भी 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 4 का, 25 5 का, है ना, एंड सो ऑन। तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो अब मैं इससे सेट बिल्डर फॉर्म बना सकता हूँ इजीली। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेंगी, मैं x के बारे में बात कर रहा हूँ, x कॉलन x क्या है बेटा? बेसिकली ध्यान दो, n स्क्वायर है। x क्या है? n का स्क्वायर है, यहाँ पे n की वैल्यू का स्क्वायर ही तो हो रहा है ना, ये सारी वैल्यू। तो x कॉलन x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x जो है n स्क्वायर है, कॉमा, और जो n है बच्चे, वो n क्या है बेटा? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। देखो ना, ये यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, चलो नीचे देख लो पहले, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो ध्यान दो ना कि बेटा ये n तो मैं इसी को लिख रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5, तो n तो नेचुरल हो गया। चलो देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। तो ध्यान से देखेंगे, कहता है कि राइट द सेट, और एक सेट हमें लिखना है जो कि आपको कुछ ऐसे लिखा हुआ दे रखा है। क्या दिखाया रहा है? 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, और 6/7 भी है ना, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। कहता है कि इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है। देखो ना, बस आपने, मैंने क्या कहा आपसे कि आपने बस एक रिलेशन को ढूंढना है अंदर कि रिलेशन क्या चल रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि जनरली नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हो रहे थे सब में ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस उस चीज को हमने पकड़ना है बारीकी से। आप ध्यान दो कि जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे की वैल्यू से कम है, चेक करो ना, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 द न्यूमरेटर, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है ना। देखो ना, ये 2 एक ज्यादा है, ये 3 2 से एक ज्यादा है, ये 4 3 से एक ज्यादा है, एंड सो ऑन, है ना। तो बस इस रिलेशन से आप बना दो। देखो ना क्या बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो x कॉलन x, x क्या है बेटा, x जो है वो कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में n अपॉन n प्लस 1, भाई ऊपर वाला जो भी है उससे नीचे वाला एक ज्यादा है, ऐसे बना दिया। अब आप बेसिकली n क्या है, आपने n न्यूमरेटर को माना ना, है ना, तो आप n देखो क्या है, 1 से लेकर के 6 तक ही तो है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर है, क्यों परेशान हो रहे हो। तो कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वेयर जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, या फिर लेस देन 7 लिख दो, भाई इक्वल टू का साइन नहीं लगाने का मन कर रहा तो लेस देन 7 लिख दो, 7 से कम ही तो है 6 तक मतलब, और या फिर इक्वल टू का साइन लगाओगे तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छा था बच्चे, बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी चैप्टर नया नया है, और अभी आप सभी लोग नए नए 11th में आए हो, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं आगे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर एक बार देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 4 NCERT कहता है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन अ रोस्टर फॉर्म विथ सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने मैच करना है कि जो आपके इस साइड में लिखी है वो रोस्टर फॉर्म लिखी है और इस साइड में सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, तो आपने ये बताना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म की है ना। और बस इतना ही है, एक बार देखते हैं इसको बहुत अच्छे से, इजी है वैसे तो, जैसे कि मैंने आपको देखो इंट्रो में भी बताया था इसके कि सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली उस फॉर्म को कहते हैं जिससे सेट बिल्ड होता है, जिससे सेट बनता है। तो सेट तो ऑब्वियस सी बात है इससे बनेगा, है ना। तो इससे सेट बना के देखते हैं कि इनमें से कौन सा बन रहा है, जो बन रहा होगा उसको हम मैच करा लेंगे, है ना, उसको हम मैच करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि x क्या है बेटा, एक तो पॉजिटिव इंटीजर है। पहली बात तो ये कि पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो, है ना। एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि 18 का डिवाइजर भी है। तो अब 18 का डिवाइजर कौन कौन सा हो सकता है ये देखिए। तो बच्चे देखो 1, मतलब 18 का डिवाइजर का मतलब क्या है कि जो इसको डिवाइड कर दे पूरी तरीके से ना 18 को, 1 हो सकता है, 2, भाई 2 से भी तो 18 डिवाइड होता है ना 9 टाइम्स में, 3 भी होता है, 3 से 6 टाइम्स में होता है, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6, हाँ 6 होता है, 3 टाइम्स में डिवाइड करता है, 6 के बाद 7 8 9 9 होता है, 9 को 2 टाइम्स में डिवाइड करता है, और उसके बाद और कुछ हो सकता है, नहीं कुछ नहीं हो सकता सिवाय 18 के, क्योंकि 18 भी अपने आप को 1 टाइम्स में डिवाइड कर देता है। तो अब ये देख लेते हैं ये वाला सेट हमें कहाँ पे दिख रहा है, भाई ये वाला सेट हमें कहाँ पे दिख रहा है। तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर शायद हो सकता है 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से हम मैच कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड में लिखा है कि x कॉलन x इज अ इंटीजर, यानी कि यहाँ पे भी हमें इंटीजर मिलना है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि बोला नहीं है पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस टाइप का पहला एग्जाम्पल क्या था हमने, देखो ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब इक्वेट कराएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से तो 3 आ गई प्लस की, और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, है। तो 3 और -3 आ रही है बेसिकली। तो सेट क्या बन गया, देखो ना इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, -3, 3।
और मैंने बताया था इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो 3,3 या फिर -3,3। अब देखते हैं यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, ये तो हो चुका है, ये रहा। तो 3 -3 यहाँ पे है ना, बिल्कुल सेम है। तो बच्चे इसका जो है वो इससे मैच हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा। तो थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में कहता है बेटा सी पार्ट में कहता है कि x:x इज एन इंटीजर। यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, एंड दिस यानी कि इससे जो इंटीजर मिलना है आपको, देखो ना x + 1 = 1 है, तो x = भैया देखो ना 1 उधर जाएगा -1, तो x = 0। तो भैया 0 मिल रहा है हमें, चेक कर लो भैया 0 मिल रहा है, 0। तो 0 अब चेक कर लेते हैं, ये वाला सेट यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है ना, ये रहा। तो इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है चौथा बचा और ये पहला, तो ये इसी का ही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कहता है कि x क्या है, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो मैंने बताया था रिपीट नहीं होते, तो देखो चेक करो, p आ गया भाई, p आ गया, r आ गया, i आ गया, n आ गया, n के बाद c आ गया, c नहीं आया था क्योंकि c के बाद i आ चुका है, i नहीं आएगा, p आ गया है, a नहीं आया, a ले लेते हैं, फिर l ले लेते हैं। अब देख लो ये बन रहा है नहीं बन रहा, p r i n c a l, हाँ सेम तो है। तो बच्चे ये वाला इसका हो गया, ठीक है। तो हमने कर लिया सबको मैच, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में तो बच्चे यहीं तक था, इंट्रोडक्शन था ये एक्सरसाइज 1.1 का और इस चैप्टर का भी थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने कराया है अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 को पहले सेल्फ ट्राई करें, बाकी मैं इसकी वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।